नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महामारी की दूसरी लहर में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या का असर अब रिकॉर्ड मौतों के रूप में दिखने लगा है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार रात 12 बजे तक 24 घंटे में देश में कुल 2,75,306 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1,625 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के नए संक्रमितों का और इससे मौत का यह सर्वोच्च आंकड़ा है। देश में लगातार 3 दिन से मौतों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। यह पहली बार है जब एक दिन में 2.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले कई दिनों से नए संक्रमितों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,50,57,767 हो गए हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार 39वें दिन वृद्धि हुई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19 लाख को पार कर गई है। फिलहाल कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,23,877 है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 12.76% है। कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी अब गिरकर 86% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,29,48,848 हो चुकी है और मृत्यु दर गिरकर 1.20% हो गई है। देश में कोरोना की संक्रमण दर सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम समय में दोगुनी हुई है, यानी कुल टेस्ट किए गए सैंपल्स में से 16% सैंपल पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई अपना मास्क तो डाल के रखो। जो लोग मास्क नहीं डालते, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना मास्क डालो और अपना टेस्ट करवाओ। कई लोग हैं वो कई लोग रूल फॉलो कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते। उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना जो भी गवर्नमेंट में जाता है उनको मान के चलो। जब अब हमने बंद करने की आज्ञा ली है, जो बंद करने में जो कोई ग्राहक आएगा ही नहीं तो हम दुकान खोल के करेंगे क्या? इसीलिए तो मजदूर करेगा क्या? इसलिए मजदूर का तो ऐसी ये सूचना दिया जाए कि हम इतने दिन के लिए मार्केट को पेंडिंग किया जा रहा है। जो मजदूर भाई अपने घर स्थान पकड़ लो कि घर पे तो कुछ भी नमक रोटी तो खाकर गुजारा तो कर सकता है बाल बच्चों के आकर के। यहाँ रहने से तो बढ़िया ही है ना। यहाँ तो कोई सुझाव है नहीं, सब हर चीज़ की पेंटिंग किया जाएगा, यहाँ मिलेंगे ही नहीं कुछ। इससे अच्छा कि घर पे रहना, अपना नमक रोटी खा के ही गुजारा कर सकते हो, खेत का अनाज। अब आप क्या करेंगे जब 15 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी? क्या करेंगे आप? 15 दिन तक बंद रहेंगे तो इससे अच्छा तो गाँव निकलने में तो फायदा है। यहाँ रहने से कुछ फायदा है नहीं। हर चीज़ के किराया मकान दुनिया बिजली बिल सब भरना पड़ेगा। कहाँ से भरेंगे लोग? मजदूर है, बाल बच्चे हैं, उनको भी देखना है। तो इसके लिए तो घर ही जाना इतनी सूचित कर दिया जाएगा। इतने दिन के लिए मार्केट पेंडिंग हो जाएगा तो घर के पहले सोशल डिस्टेंस, यहाँ राजधानी गंभीर के कारण सोशल डिस्टेंस कितना भी कह लो हो नहीं सकता है। संक्रमित बढ़ेगा ही। स्टेट है राजधानी, सदर बाजार, चांदनी चौक, चावरी बाजार हमारा राजधानी का ऑल इंडिया राजधानी का स्टेट है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पवन पुजारी यादव है। जी बहुत फर्क पड़ रहा है इस पे मजदूर आदमी के लिए। जी ये यहाँ जगह पे काम दुकान खुलता था तो कमाते थे हम लोग, इसीलिए बंद हो गया है। बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कहाँ से? जी दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये तो देखो कि कोरोना का केस तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए बंद करना भी जरूरी है। जी बंद करना है तो सरकार की सुरक्षा होगा, वही तो काम करेंगे। जी तो आप लोगों को काम में जिंदगी फर्क पड़ेगा। बड़ी फर्क पड़ रहे हैं, मजदूर आदमी हैं। फुलदेव कुमार सिंह, ये पलदारी का काम करते हैं, झल्ले का। जी दुकान से यहाँ उठाओ, उस दुकान पे डालो। जी दुकान तो अभी बंद है, सारे के सारे देख ही रहे हैं। उधर झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के 10वीं और 12वीं के सभी स्कूल इस समय बंद कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन सरीखी पाबंदियां लागू कर दी हैं। जनता के नाम जारी संदेश में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य भर के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राज्य में सभी परीक्षाएं यथा जेपीएससी, स्कूल एंट्रेंस, कॉलेज सेमेस्टर और संस्थागत परीक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने और 12वीं बोर्ड को स्थगित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जैक बोर्ड, मैट्रिक और इंटर परीक्षा भी स्थगित की गई।
सरकार के द्वारा लिया गया आदेश बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा गैदरिंग वगैरह होता है और ख़ास करके बच्चे जो देश के भविष्य माने जाते हैं, और इनके रिगार्डिंग सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है जो कि काबिल तारीफ है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े और जिस तरीके से कोविड-19 ग्रोथ ले रहा है मेरे राज्य में या देश में, उस तरीके से अगर सरकार लॉकडाउन भी करे तो अच्छा है। मैं सरकार के समर्थन में हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार, कौन से क्लास में? 7। सरकार का ये कोविड-19 को देखते हुए जो निर्णय है, जो अगले आदेश तक सभी स्कूलें बंद रहेंगी, सरकार का ये जो निर्णय है वो मतलब बहुत ही अच्छा है। इससे मतलब कोविड-19 से हम लोग बच सकते हैं। स्कूल में गैदरिंग होती है, घर पे रह के हम लोग इससे बच सकते हैं। इस तरह की जो निर्णय सरकार ने ली है, हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने जो ली है, ये अच्छी निर्णय है। अभी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो गैदरिंग करते रहते हैं, क्लासेस में बहुत ज्यादा शोर होती है, कुछ ज्यादा क्राउड होती है, तो इससे बचने के लिए ये एक अच्छा निर्णय है। लेकिन साथ में हम सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ चीजें बंद करने से कोई फायदा नहीं है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए, उन लोग को कुछ स्वच्छता करते हुए पूरे शहर को लॉकडाउन, कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की जरूरत थी। जो हो सकता है कि सरकार कुछ अपने सोच करके वो निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन आगे चल के हम लोग को जहां तक लग रहा है कि जिस तरह से कोविड बढ़ रही है कि लॉकडाउन की। तो देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ राजधानी दिल्ली और अन्य कुछ राज्यों में तो हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। रोजाना आने वाले नए मामले लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक बार फिर देश में 24 घंटे के अंदर अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। एक दिन में देश में 2.25 लाख केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस संकट के समय हमें किसी को भी सियासी व्यवधान का हिस्सा बनने के बजाय समस्या के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। संयम, सावधानी, संवेदनशीलता का संकल्प ही हमको इस समस्या से निजात दिलाएगा। और जहां तक सरकार का सवाल है, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकारें भी हों, वो मजबूती के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करें। मेरा देश एक बहुत बड़ा देश है। कई लोग जो है वो मैंने देखा एक उदाहरण देते हैं कि साहब जिस देश की आबादी 1 करोड़ है उसका उदाहरण दे रहे हैं, जिस देश की आबादी 2 करोड़ है उसका। हमारे देश में 130-35 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो, इतना बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला, वो चल रहा है। उसके अलावा जो है वो जो सुविधाएं हैं, वो जिस वक्त पहला कोरोना का संकट आया था उस समय हमारे पास था क्या? हमारे पास ना तो मास्क था, ना पीपीटी किट थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर था, ना हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। आज कम से कम वो सुविधाएं हमारे पास हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो पूरे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हमें जो है वो भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, भरोसा लोगों में पैदा करने की जरूरत है। और इस संकट से भी हम बाहर निकलेंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, इस संकट से भी हमारा देश बाहर निकलेगा। हमारे देश के लोगों में हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। उसके साथ इसीलिए मैंने कहा कि इस संकट के समय जो है वो सियासी व्यवधान का हिस्सा किसी को नहीं बनना चाहिए, बल्कि समस्या के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। है कि केसेस बढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी उसी तत्परता के साथ लगा हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी बार बार मुख्यमंत्रियों की और सबकी वर्चुअल वो लेकर के निर्देशित भी कर रहे हैं। अब यह एक समस्या बन गई है। उस समस्या से निपटने के लिए सभी लोगों को संयम और ताकत दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। सरकारें भी लगी हुई हैं, हमको भी उसी दिशा में अपने को मजबूत करके चलना होगा और कोविड को किसी भी स्थिति में हराने की बात सोचनी होगी। और केंद्र सरकार का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो प्रदेशों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जा रहा था ऑक्सीजन, उसको कम करके लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। कहीं कहीं ऑक्सीजन की कमी के नाते भी हुआ है, लेकिन मेरा एक निवेदन होगा उन लोगों से जो ऑक्सीजन, दवा, इस सब का व्यवसाय कर रहे हैं कि ऐसे संकट के घड़ी में किसी भी स्थिति में
ब्लैक मार्केटिंग न चलने दें, बल्कि लोगों को उपलब्ध कराएं और दवाएं सबके लिए हों, इसके लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। हमें पता है स्थिति इस समय भयावह है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो प्रदेश की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इसकी चिंता करेंगे और जहां भी उनको सेंटर से जो भी जैसी मदद चाहिए वैसी मदद सेंटर करेगा। अभी दिल्ली ने परसों कहा कि हमको हॉस्पिटल बेड चाहिए, तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने DRDO का जो 1000 बेड का एक हॉस्पिटल है उसको खोल दिया है और उसमें ICU बेड भी दे दिए हैं। इसी प्रकार दिल्ली में ट्रेन्स जो ICU के लिए स्पेशल बोगी ट्रेन्स हैं वो भी शकूर बस्ती में और आनंद विहार में लगा दी हैं। तो जहां जहां जैसे स्टेट गवर्नमेंट को जैसी जरूरत होगी वैसे सेंटर वहां हेल्प करेगा, पर हेल्थ मूलतः स्टेट सब्जेक्ट है और अपेक्षा करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की चिंता करेंगे। और सब राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को कल भी एडिशनल ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है, ऑक्सीजन गैस दी गई है, परंतु क्योंकि उनको राजनीति करनी है, वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र की तरफ इंगित करते हैं। वो ये बताएं कि पिछले 6 साल में उन्होंने एक नया अस्पताल खोला क्या? एक नया अस्पताल नहीं खोला। हाँ, हज हाउस खोला उन्होंने, उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए दिया, पर अस्पताल खोलने की उनके पास टाइम नहीं था। जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और इसलिए बार बार वो केंद्र की तरफ या दूसरी राज्य की तरफ इशारा करते हैं। केजरीवाल साहब कृपा करके दिल्ली में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। चिंता की परिस्थितियां तो ऐसी हो गई हैं कि आंकड़ों को देख करके डर लगता है कि क्या होगा देश का। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, दिल्ली में 30% से ऊपर डेथ्स हो रही है, और डेथ्स एक एक जो मौत हो रही है ना, वो हमारी लचर और लाचार व्यवस्था की ओर इंगित कर रही है। माफी के साथ कहना चाहता हूं, किसी एक सरकार ने, सरकार जब अगर मान लीजिए हम विपक्ष में, लेकिन अगर कोरोना से मौत होती है और सरकार असफल दिखती है तो ताली बजाने का वक्त नहीं है हमारे लिए भी, सलाह देने का वक्त। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कभी तमाम चीज छोड़ दीजिए। ये जो विज्ञापन छपवाते हैं ना तस्वीरों के साथ, अब पीड़ा होती है उसको देख के, उस एक्सपेंडिचर को खत्म करिए, सब कुछ झोंक दीजिए। जैसे समझिए कि युद्ध में कैसा होता है, आप तमाम चीज लेकर के एक प्राथमिकता तय करते हैं। अब वो वक्त आ गया है, इस राज्य को ब्लेम करना, वो राज्य को ब्लेम करना। देखिए किस प्रकार की हाहाकार की छवियां आ रही हैं, पूरी व्यवस्था नंगी लाचार नजर आ रही है, किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और मरने के बाद शमशान में भी लंबी क्यू में लगे हुए हैं। ये द्योतक है, मानवता पर इतना बड़ा संकट, और हम अगर अभी भी पिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो ये मैं समझता हूँ शर्म का, सामूहिक शर्म का विषय है। देखिए, दिल्ली के अंदर भले ऑक्सीजन की कमी की बात करें, वेंटिलेटर की कमी की बात करें, बेड्स की कमी की बात करें, एम्बुलेंसेस की कमी की बात करें, सारी की सारी कमियां आज दिल्ली के अंदर सामने दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल, जिसके अंदर 2 चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्थाएं और दिल्ली का खुद का एजुकेशन का पैटर्न। आज कोविड-19 के समय यह स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के अंदर हेल्थ की व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। दुख की बात यह है कि अगर आज भी आप देखोगे इन अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए जो टैक्स पेयर्स के पैसों का है, इससे आप क्यों नहीं ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते, क्यों नहीं ज्यादा वेंटिलेटर खरीदते? डेफिनेटली सेंटर को इंटरवीन करके जितनी भी स्टेट्स हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है या किसी भी चीज की कमी है, वो कमी पूरी करनी चाहिए। परंतु स्टेट के मुख्यमंत्री को खुद ये भी समझना चाहिए कि जिस पैसे को आप अपने फेस को चमकाने में इस्तेमाल कर रहे हो, इस पैसे से जनता की मदद करें। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, इस मसले पर चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि देश में कोरोना के ताजे आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और इस बार संक्रमण कितना भयावह है। तो देश में कोरोना की सुनामी इस समय आई हुई है, ये आंकड़े और तथ्य हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1.25 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की अब संख्या 19 लाख के पार पहुंच चुकी है। ठीक होने की दर अब घटकर 86% पहुंच गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा विषय नहीं है। और पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो वो दोगुनी हो चुकी है, चिंता बढ़ाई हुई है पॉजिटिविटी दर ने। 82% मौतें केवल 8 राज्यों से सामने आ रही हैं। जाहिर है इन 8 राज्यों में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी उतना ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी लहर इस बार ज्यादा भयावह नजर आ रही है। देश में कोरोना की सुनामी, इस वक्त ये पूरा आंकड़ा और तथ्य हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से देश में स्थिति इस समय बनी हुई है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, तथ्य क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम आंकड़े और तथ्य इस समय आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रीति दुबे जी और इनके अलावा कांग्रेस से लखपत बटोला जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। सबसे पहले प्रीति जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है और इस समय स्थितियां सब देख रहे हैं। हर किसी को केंद्र से उम्मीद है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई दें, जो वेंटिलेटर हैं या बेड हैं उनकी जो कमी हो रही है उनकी आपूर्ति अब केंद्र सरकार के द्वारा की जाए। क्या कुछ तैयारी यहां पर केंद्र की तरफ से नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां क्या कुछ होने वाली हैं इसका अंदाजा अभी से सहज रूप से लगाया जा सकता है। प्रीति जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक लखपत जी मैं आपका रुख कर लेती हूं। सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? नमस्कार। नमस्ते सर, सवाल यही है कि देश में हालात अब भयावह होते जा रहे हैं। इस बीच अब किस तरीके से परिस्थितियां सुधरेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा कि हमारे देश में हालात ठीक हो गए थे। अब जिस तरह के हालात बिगड़े हैं उन्हें सुधारना आपको लग रहा है हाल फिलहाल में मुमकिन है? देखिए, इस देश में जो हम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं वो आज की स्थिति में तो राम भरोसे है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं इन चीजों को, इस चीज के लिए केवल और केवल इस पैंडेमिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो हमारी सरकारें चला रहे कहीं ना कहीं इसलिए वो पूर्णतः दोषी हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोरोना से हमने पिछली बार लॉकडाउन किया, देश की GDP -23.9% चले गई थी। रोजगार में 17 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे, लोग भूखे मरे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थिति ठीक होने लगी, तो हम लोगों को एक प्रकार से लोग भूलने की स्थिति में आ गए। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने मिलकर के बिहार के अंदर चुनाव कर दे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दी, कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का है कि हमारे गृह मंत्री के आप यदि फेसबुक और उनका ट्विटर अकाउंट देखिए तो वो बगैर मास्क के पश्चिम बंगाल में रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रोड शो में
हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे। प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया रामलीला मैदान में सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठी करने का काम किया जाए। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से गैदरिंग करने का काम किया गया, पश्चिम बंगाल में आप सोचिए 8 चरण के चुनाव रखे गए, इससे स्थितियां बदली हैं और इससे ये स्थिति बहुत ही भयानक हुई है। आज परिस्थिति ऐसी हो गई, जो दूसरा स्ट्रेन इस देश के अंदर कोरोना का चल रहा है वो ज्यादा भयंकर है, ज्यादा स्थितियां खराब है। दुखद इस बात का होता है कि आपने आज गुजरात के अंदर देखो, मध्य प्रदेश के अंदर देखो, लोगों के पास शमशानों में लाइन लगी हुई है। जिस पीएम केयर फंड से आपको पता है कि वेंटिलेटर खरीदी गई, उसमें 97% वेंटिलेटर बेकार निकल रहे हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं पे दवाइयां नहीं मिल पा रही, लोगों को मेडिसिन, कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पा रही, सप्लाई नहीं हो पा रही, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हॉस्पिटल के अंदर। जिस तरह से हमारे पूर्व जनरल और गृह राज्य मंत्री आज कह रहे थे अपने रिश्तेदार को एक डीएम से गुहार कर रहे थे कि हमें एक बेड देने का काम कीजिए। तो ये स्थितियां इस देश की किसने की है? पिछले 7 सालों में सरकार ने क्या किया है और इस कोरोना में पिछले 1.5 साल में सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है? ये सोचने वाली बात है। इन परिस्थितियों में माननीय राहुल गांधी जी को देखे, उन्होंने जैसे पश्चिम बंगाल और पूरे प्रदेश, पूरे देश, जितने भी 5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों से अपने को अलग करने का काम किया है और काम सीमित स्थिति में रैलियां का काम करेंगे। लेकिन जो आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल और असम के अंदर इस देश का कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल उपचार के लिए जा रखा है। वो जब वापस आएगा तो पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम कर रहा है। देश की स्थिति जो केंद्र सरकार ने केवल और केवल इस देश को एक चुनावी राजनीति के रूप में डालने का काम कर दिया, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम कर दिया, वो बहुत दुखद है। इससे हमारे पास शब्द नहीं है जो आज देश की स्थिति बनी है। अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रैली रद्द की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि उन्हें ये रैलियां असम में भी रद्द करनी चाहिए थी, उन्हें ये रैलियां तमिलनाडु में भी रद्द करनी चाहिए थी, उन्हें ये रैलियां तमाम उन राज्यों में रद्द करनी चाहिए थी जहां वे लगातार जा रहे थे। पश्चिम बंगाल तो वो आए नहीं, वहां की रैलियां रद्द करने का क्या फायदा? सबसे बड़ी बात तो यही है। अब चलिए, प्रीति दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रीति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रीति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी लखपत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थितियां सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है और ये बात पहले भी हम देख रहे थे कि राज्य सरकारों के ऊपर ही था कि आप किस तरीके से अपने राज्य की स्थिति को संभालते हैं, कहाँ किस तरह की पाबंदियां लगानी है, तमाम चीजें राज्य सरकारों के हाथ में ही थी। बावजूद इसके राज्य सरकारें समय से क्यों नहीं सतर्क हुई? देखिए, आप एक चीज मानिए कि देश के अंदर जो कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, किसका काम है? वेंटिलेटर देने का काम किसका? आप राज्यों के बहाने छोड़ना चाहते हैं। आपने जब 2020 में 24 मार्च को लॉकडाउन पूरे देश में लगाया, राज्य सरकारों ने लगाया, क्या लोगों ने उसमें साथ नहीं दिया? जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि कोरोना भगाने के लिए थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोबाइल से लाइट जलाओ, तो उस देश में कोरोना भागेगा। आप हमारे पश्चिम के हमारे जितने भी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है सर। देखिए, मैं आपको साफ एक बात क्लियर कर देती हूँ, आपको हालांकि क्लियर होगी, लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। ताली और थाली इसलिए नहीं बजवाई थी कि कोरोना भाग जाएगा, ताली और थाली कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बजवाई गई थी, दिए उनके सम्मान में जलवाए गए थे, इसलिए बिल्कुल नहीं दिए जलवाए गए और ताली थाली बजवाई कि इससे कोरोना भाग जाएगा। तो बातों को इतना मैनिपुलेट मत कीजिए, सीधी सी बात ही है। अब सवाल यह है कि जब राज्यों के हाथ में था तो स्थितियां समय रहते क्यों नहीं सुधारी गई? वैक्सीनेशन से पहले ही स्थितियां खराब होने लगी थी। खाली वैक्सीन को दोष देना उचित नहीं होगा यहाँ पर लखपत जी। वैक्सीन को दोष नहीं दे रहे, दोष क्या जा रहा है? देश का प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्चा करता हो, जो प्रधानमंत्री कहता हो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो पश्चिम बंगाल में जाके लाखों की भीड़ इकट्ठी करे, वो मास्क न पहने। ये आपकी बात सही है। क्या ये हम उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? हमें लीड नहीं करनी चाहिए। जिस देश में आप बताओ, किसी भी देश में कोरोना वैक्सीन अगर डेवलप की है, उस देश के राष्ट्राध्यक्षों ने कोरोना वैक्सीन पहला डोज राष्ट्राध्यक्ष ने देने का काम किया। क्या हमारे देश में ऐसा हुआ है? जब असम का चुनाव आता तो प्रधानमंत्री पहला वैक्सीन लगाने का काम करते? क्या हम इसे पढ़ने पर राजनीति करने का काम करें? भाई, ये जिम्मेदारियों से केंद्र सरकार बच जाएंगे। जब आप बताएं क्रूड ऑयल 18-20 डॉलर में आया, तेल एक बार सस्ता होने लगा तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सौभाग्य वाला प्रधानमंत्री मिला है, तो निश्चित रूप से। लेकिन आज स्थितियां खराब हुई है। आज डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा, यदि सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश है तो हमारा देश है। सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, स्पेंडिंग में तो किसका हुआ? हमारा हुआ। तो क्या माना जाए हम?
जब अच्छा हो तो आप जिम्मेदार। देश के अंदर पीएम केयर्स फंड के अंदर कितना लाख करोड़ का पैसा है, उसका हिसाब नहीं, उसका कहाँ खर्चा हो उसका पता नहीं। उसके अंदर जो वेंटिलेटर खरीदे गए वो सारे के सारे खराब निकल गए, थर्ड क्वालिटी के निकल गए, वो काम के नहीं कोई भी। तो किस पे सवाल उठाया जाएगा? आप ये बताएं, देश की आखिर में स्थिति इसकी कौन संभालेगा? क्या ये जनता के भरोसे छोड़ देंगे? आप एक लेबर पे 2000 का चार्ज ले रहे, ऑटो वाले पे 2000 का चार्ज ले रहे, 5000 का फाइन डाल रहे एक लेबर पे। और हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता है, जो देश की जिन्हें सत्ता चलाने, जो कुर्सी पे बैठे हो, जो जनता के खून पसीने की कमाई से देश की सत्ता चला रहे हैं, वो मजे करने के लिए चुनावों में जाएंगे, वो अपने उन पे कोई फाइन नहीं होगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप पल्लवी जी बताइए। सर, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार को समय रहते स्थितियां सुधारनी है। मैं कहां इस बात से इनकार कर रही हूं। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि राज्य सरकारों ने इस दरमियान अपनी क्या भूमिका निभाई, क्योंकि आज एक बार फिर अमित शाह ने कह दिया कि हमने तो राज्यों के हाथों में दिया हुआ है, और आज हम फिर कह रहे हैं कि राज्य अपने हिसाब से देख लें कि कहां पर पाबंदी रखनी है, कहां पर छूट रखनी है। तो मैं बस राज्य सरकारों की भी भूमिका जानना चाह रही थी। बाकी केंद्र सरकार ने समय रहते सतर्कता नहीं दिखाई, ये बात तो मैं भी जान रही हूँ और मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रही हूँ। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रीति जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लखपत जी, लेकिन सवाल यही है कि बिल्कुल स्थितियां अब तो भयावह होती जा रही हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो अस्पतालों में जगह है, उससे भी दुखद यह है कि अब तो शमशान घाट में भी जगह नहीं रही कि किसी की शव को, अब चिता को हम आग लगा सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बटोला जी? दुर्भाग्य क्या, मैं यही तो पीड़ा संवेदना कहना चाह रहा हूँ। अमित शाह जी एक बयान दे देते हैं, ममता बनर्जी को गाली देने के बजाय मुख्य ये जो आप पश्चिम बंगाल के अंदर 35 से 40 रैलियां कर रहे, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, आप पब्लिक को एड्रेस करने का काम रोड शो करके अमित शाह जी का आप फेसबुक देखिए जरा, जिस तरह से आप हजारों की भीड़ इकट्ठा कर रहे, 2 गज की दूरी हो रही वहाँ देश के अंदर, एक उदाहरण कौन पेश करेगा? आप एक चीज बताएं, मैं इसी बात को कहना चाह रही हूँ। राज्य सरकारों की बात करें, राज्य सरकार को वैक्सीन सप्लाई कौन करेगा? राज्य सरकार डेवलप करे। राज्य सरकार जिन चीजों की डिमांड करे, केंद्र सरकार ना पैसा दे रहा, ना उनको बजट दे रहा। 18 राज्यों में तो फिर भाजपा की सरकार, लेकिन फिर भी मैं कि राज्य सरकार हमारे देश में ये स्थितियां नहीं कि राज्य सरकार अपने आप में पूर्ण सक्षम हो। जब इस देश का टैक्स का 60% केंद्र सरकार लेती है, तो क्या राज्य को बचाना केंद्र का जिम्मेदारी नहीं है? ये चीज महत्वपूर्ण है। जो 40% राज्यों को मिलता है, 41% राज्यों को मिलता है, उसको भी आप पैसा नहीं दे रहे, उसको भी उसका पैसा रोकने का आपने काम किया है। आप तो केवल पूरा का पूरा पैसा चुनाव में खर्चा करना चाह रहे। पूरा चुनाव यदि 1 साल बाद होते, प्रधानमंत्री जी कहते जान है जहान है, उसके बाद कहते जान भी है जहान भी है, और इसके बाद आप प्रचार में कहते, तो उसके बाद आप देश के लिए स्थिति राम भरोसे छोड़ने का काम करते। क्या हम उसमें राजनीति की बात कह रहे हैं? हमने तो पहले भी कहा था, तो शुरू में कहा, जब माननीय राहुल गांधी ने फरवरी 2020 में कहा था कि देश में बड़ी सुनामी आने वाले, अब केंद्र सरकार तो हंस रही थी उस बात पे, मीडिया हंस रहा था उस बात पे, किसी ने सीरियस लेने का काम किया उस बात को? आप इस चीज को बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी जी ने यदि लीड किया इस समय, आप उन पर आरोप लगाए, उन्होंने बंगाल चुनाव को लीड करने का काम किया कि मैं नहीं करूंगा पब्लिक दिल्ली में पब्लिक रैलियां नहीं करूंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप एक चीज बताएं, सर्वदलीय बैठक में एक चरण में क्यों चुनाव नहीं किया? शुरुआती चरण में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों नहीं कराने का काम किया गया? पहली बात ये। लोगों की जान से ज्यादा यहाँ पर चुनाव है, सत्ता जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। सतगुरु पातशाह महाराज की पवित्र याद में इतिहासक स्थान दिल्ली विखे ही स्थित है गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा बयान करदा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। लखी शाह बंजारे ने सतगुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र धड़ नूं अपने घर जो अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, 9वें पातशाह महाराज जी का धड़ का बड़े ही सन्मान सत्कार दे नाल संस्कार कर दिता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में इस समय कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। सभी की चिंता इस समय बढ़ी हुई है कि आखिर बेकाबू होते इन हालातों को किस तरीके से अब काबू में किया जा सके। इसी मसले पर हमारी चर्चा जारी है। इस समय मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से लखपत बटोला जी और भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आवाज आ रही है, धन्यवाद सर। अभी सवाल बस यही बचा हुआ है कि क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अब एकमात्र यही चारा रह गया है, जो पिछले साल हुआ वही तस्वीरें एक बार फिर से दोहरा दी जाएं? देखिए पल्लवी, इसमें मेरा कहना ये है, इसमें पहली बात तो राजनीतिक मिजाज से इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या चुनाव, क्या बेचुनाव, क्या रैली, इस वक्त तो सारा ध्यान हमें इस बात पे देना चाहिए कि हम जांच ज्यादा से ज्यादा कैसे कराएं, अपनों की, अपने साथियों की, पड़ोसियों की, अपने जनपद वासियों की, अपने प्रदेश वासियों की, अपने देशवासियों की जांच ज्यादा से ज्यादा कैसे हो और उसके बाद में वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। अब लाखों डोज हमारी बेकार बीच में होती रही है और खासकर उन राज्यों में होती रही है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है। मुझे मजबूरी में आंकड़ा देना पड़ रहा है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट, डॉक्टर की एडवाइस पे ट्रीटमेंट, मुझे लगता है कि इन तीन के सिवा कोई और चारा नहीं है। और हमें अनर्गल बातें करने की बजाय अगर हमें देश सेवा का ही कुछ भाव है हमारे अंदर, ऐसा कुछ मन बनता है राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा और किसी माध्यम से, कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी और अपने पड़ोसियों जांच पे ध्यान देना चाहिए कि जांच कराएं। फ्री में जांच सरकार कर रही है, कोई पैसा नहीं ले रही है उसका। उसके बाद में टीकाकरण, वो भी फ्री में सरकार दे रही है, उसका भी कोई पैसा नहीं ले रही है और वैक्सीनेशन बेकार जा रहे हैं बहुत सारी जगह देश के अंदर। और तीसरा वही ट्रीटमेंट। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने निर्णय लिया है कि हम चुनाव की तरह, जैसे पूरे देश में चुनाव के वक्त, लोकसभा के चुनावों के वक्त हर बूथ पर हमारे लोग सक्रिय होते हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि बगैर किसी पोस्टर के, फोटो के, बैनर के, कल के बाद में तमाम कार्यकर्ता भाजपा के सदस्य भी इसमें जुट जाएंगे और ठीक उसी तरह से जैसे चुनाव में मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे, बूथ वाइज जागरूक करेंगे, बूथ पर टीमें बनाएंगे। इतना बढ़िया फैसला ये लिया गया। और देखिए एक बात पल्लवी और बता दूं मैं टीका के बारे में, कि कोई भी टीका किसी भी रोग का कोई इलाज नहीं होता परमानेंट। जैसे मलेरिया का टीका बना था लेकिन मलेरिया अभी भी होता है, पोलियो का टीका बना लेकिन पोलियो अभी भी होता है। कोई भी किसी प्रकार का टीका, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो मर्ज को पूरी तरह से खत्म कर देगा देश के अंदर से। तो टीका अपना काम कर रहा है, प्रभावी काम कर रहा है, तो टीका लेना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक चीज मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, ये बात आपकी ठीक है, टीका अभी सभी को लगवाना चाहिए। टीका हो सकता है कि अभी बीमारी खत्म ना करे, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात हम टेस्टिंग की कर लेते हैं। सर, अभी तो कई केस ऐसे सामने निकल कर आ रहे हैं जहां RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन उसके बाद जब सिटी स्कैन हो रहा है तब पता चल रहा है कि यहाँ मतलब कोरोना पॉजिटिव है शख्स। तो अभी टेस्टिंग के भी हालात कुछ इस तरीके के हो गए हैं। मैं भयावह बता रही हूँ कि कोरोना की ये दूसरी लहर कितनी भयावह है। उसके बाद हम टीका की बात कर ले तो कई राज्यों से ये शिकायत आई कि उनके यहाँ अब टीकाकरण का जो काम है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगा है, क्योंकि अब उनके राज्य में वैक्सीन बची नहीं है। तो इस तरह की शिकायत भी आई है। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सर, अब तो मतलब इस तरह की खबरें आम हो गई हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ICU में बेड्स की कमी है, ये ट्रीटमेंट की स्थिति हो गई है। तो संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया है कि ये तमाम चीजें अब छोटी दिखाई देने लगी हैं। सोलंकी जी, देखो पल्लवी, अगर हम ईमानदारी से चर्चा करना चाहें तो आप ये जान लीजिए कि हमारे देश के लोग इतनी लापरवाही बरतते हैं अपने आप में कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस प्रकार से मेट्रो NCR के लोग, मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, भले ही वो बड़े बड़े सिटीज हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, कि वो बेल्ट लगाएंगे इस डर से, सीट बेल्ट इस डर से लगाएंगे कि उनका चालान हो जाएगा। और जैसे यूपी वालों को यूपी गेट आया, हरियाणा वालों को हरियाणा का बॉर्डर आया और झट से उस बेड को खोल देते। ऐसी मानसिकता है। इस वायरस को ये कहीं नहीं गया था और ना कभी कोई वायरस पूरी तरह से जाता है, ये हमेशा रहेगा। केवल लापरवाही की वजह से, और ऊपर से विपक्ष चिल्लाता रहा, कभी लॉकडाउन के लिए चिल्लाया करे, भाई बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। वो वही लॉकडाउन का परिणाम था जिसमें ये खिल्ली उड़ा रहे थे विपक्षी लोग, कि उसका परिणाम था कि वो उसका असर बिल्कुल ना के बराबर हो गया देश के अंदर।
और देखिए वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, वैक्सीनेशन जितना उत्पादन होगा, हमारे वैज्ञानिक, हमारे उत्पादन की जितनी भी एजेंसी है, जो भी यूनिट्स हैं, वो सब अपना रात दिन काम कर रही हैं और रात दिन काम करके इंजेक्शन, भाई 130-135 करोड़ की जनता है, छोटा मोटा देश नहीं है। 50-60-70 देश मिलकर तब एक हिंदुस्तान बनता है, 50-60 नहीं, उससे भी अधिक बल्कि। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये बेकार की अनर्गल बातें, चुनाव राजनीति और ये मोदी ने वो कहा, उसने ये कहा, वो स्वयं क्या कर रहे हैं, कितना उन्होंने सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सर विजेंद्र जी, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं विजेंद्र जी। मैं माफी चाहूंगी, सब एक जैसे हैं, मैं किसी एक के लिए नहीं कहूंगी, सब अपना फायदा देख रहे हैं विजेंद्र जी। अभी आपने मुझे ये बात कही कि लोगों की लापरवाही रही कि वो दिल्ली में तो बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो यूपी बॉर्डर पर या हरियाणा बॉर्डर पर प्रवेश करते हैं तो बेल्ट हटा लेते हैं। सर वही आप लोगों ने भी तो किया सर, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं, राजस्थान में आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लोगों के संपर्क में मत आइए, भीड़ मत एक जगह कीजिए, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। लेकिन वही हम देख रहे हैं चुनावी राज्यों में इतनी भीड़, पास खड़े हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। नियम कैसे सब राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं? स्थितियां तो सब जगह एक जैसी है ना सर। लापरवाह तो सब हुए, उसमें आप भी लापरवाह हुए, उसमें मैं भी लापरवाह हुई। देखिए पल्लवी, मेरी बात सुनिए, ये सरकार का काम नहीं है। जैसे विपक्षी जिन्हें ज्ञान नहीं है वो चिल्ला रहे हैं, ये सरकार का, ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये उसका था, कोरोना हल्का हो गया था और यही लोग चिल्ला रहे थे कि भाई चुनाव समय पे होने चाहिए, चुनाव समय पे होने चाहिए। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है इस चुनाव का, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लीगली का कुछ भी नहीं है। ये केवल चुनाव आयोग का निर्णय है जिसको देश की जनता पॉलिटिकल पार्टी जिस पर अमल कर रही है। ठीक है विजेंद्र जी, हमारे साथ लखपत बटोला जी जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। लखपत जी, ये तो कह रहे हैं, विजेंद्र जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां खाली चिल्ला रही हैं और विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि समय पर चुनाव होना चाहिए। अच्छा लगा, पहले सोलंकी साहब बोल रहे थे कि राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने शुरुआत जो राजनीतिक चर्चा से कहा कि सबसे ज्यादा विपक्षी दलों की जहाँ सरकारें हैं वहाँ कोरोना ज्यादा है। मैं मान्यवर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक महाराष्ट्र को छोड़ दें तो 13 में से 11 राज्य आपके हैं जहाँ कोरोना की जो स्थिति हो चुकी है कि लोगों को हॉस्पिटल तो छोड़िए, शमशान नहीं मिल पा रहा है। ये इतने अच्छे दिन इस देश के आ गए हैं कि हॉस्पिटलों में तो जगह नहीं मिल रही, लेकिन शमशान घाटों में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि सरकारें, राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार केवल मजे करने के लिए बैठी हुई? वैक्सीन कौन देगा? पीएम केयर फंड में लोगों ने अपनी जिंदगी के खून पसीने का पैसा दिया और उसके अंदर भी आपने घोटाला करने का काम कर दिया। 95 से 96% जो आपने वेंटिलेटर दिए सारे के सारे फर्जी देने का काम कर दिया। उसका पैसा भी आपने बंगाल में लगाने का काम कर दिया। बंगाल के अंदर पूरे देश के 10 लाख लोगों को आपने प्रचार में ले जाने का काम कर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी देश को लीड करते कहते देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी है। निश्चित रूप से हम एक चीज को आप माने कि यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो इसलिए आशीर्वाद दिया कि वो जो टीवी पे कहे 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरत है, बंगाल में जाके कहे कि 10-10 लाख की भीड़ को हम एड्रेस करने का काम करेंगे। ये चीजें जो विपक्ष पे थोपने का काम आज भाजपा सत्ता में जिम्मेदारी भाजपा की है। ये कह रहे लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को मिलना, इससे वैक्सीन इसलिए कोरोना देश में कम फैला। आज यदि स्थिति भयानक हो गई तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा होगा तो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है। और आप ये बताएं, आपने लॉकडाउन लगाया, कुछ साथ नहीं दिया, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। क्या विपक्ष ने मना किया? देश की जनता ने साथ नहीं दिया? सारे लोगों ने साथ दिया। लेकिन उसके परिणाम क्या हुआ? आपने तुरंत से जिस तरह से आपने बिहार में चुनाव करने का काम कर दिया, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी करने का काम कर दिया। उसी से लोगों ने देखा कि जब चुनाव में कुछ हो नहीं रहा, आज तो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव करा दो, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। लोगों को तो आप भरोसा ही नहीं रहा किसी सरकार पे, सरकार की किसी बात पे भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने आज जो स्थिति है वो सारे के सारे तो राम भरोसे छोड़ दिया। राजनीति केवल और केवल भाजपा का। एक बात बताइए लखपत जी, चलिए मैं आपकी हर बात से यहाँ इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन चुनावों की अगर आप बात कर रहे हैं ना सर, तो सब चाह रहे थे कि चुनाव हो, हर राजनीतिक पार्टी चाह रही थी चुनाव हो, ऐसा कोई नहीं है। अभी आप बैठकर ये बातें बोल रहे हैं सर, राजस्थान में उपचुनाव तक आप लोगों को कोरोना नहीं दिखाई दिया, जैसे ही 17 तारीख को उपचुनाव खत्म हुआ और 19 तारीख से लॉकडाउन शुरू। समझ में नहीं आता है क्या लोगों को? हमें समझ में नहीं आता है या जनता को समझ में नहीं आता? ये सब जगह हो रहा है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, सभी को अपने राजनीतिक हित साधने हैं, सबको देखना है कि हमारा निजी स्वार्थ किस तरीके से पूरा हो। देश की जनता की किसे परवाह है? आप मुझे बस उसका नाम बता दीजिए।
देश की जनता को, देश का जो सर्वोच्च सेवक है उसको चिंता होनी चाहिए। संविधान हर चीज के लिए कानून बनाता है। जनता से उम्मीद की जाती है कि वो कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करे। सुन लीजिए, नहीं केवल वही नहीं, यदि देश के लिए इन्होंने कहा चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था तो कांग्रेस ने कई संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र बनाई, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रखा। सड़कों पे तो किसान भी मर रहा है, क्या ये उनकी बात सुन लें? विपक्ष कई चीजें बोल रही है, सुनने को तैयार है कि विपक्ष की कौन सी बात आज तक सरकार ने सुनी है? ये सरकार तो केवल और केवल अपने मजे करने का काम करे और देश को लूटने का काम करे, भ्रष्टाचार करने का काम करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके अंदर कि चुनाव यदि पोस्टपोन करने का क्या केंद्र सरकार के पास और संसद के अंदर हमारे अधिकार नहीं कि हम चुनावों को पोस्टपोन कर सकते? और किस राजनीतिक दल ने मांगा है कि भाई चुनाव होने चाहिए? बंगाल में किसने कहा चुनाव होने चाहिए? असम में किसने कहा समय पे? एक पार्टी का नाम बताइए आप जिसने कहा समय पे चुनाव होना चाहिए कोरोना में। आप केवल आरोप लगाने पल्लवी जी, आप बता दीजिए किसी पार्टी ने मांग की है? किसी पार्टी ने बाई इलेक्शन की मांग की है? आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि भाई इस पार्टी ने कहा है कि यहाँ चुनाव समय पे होना चाहिए। यदि सरकार, केंद्र सरकार चाहती तो फैसले पहले में फैसले लिए जा सकते थे, उसको कौन मना कर सकता? लेकिन क्योंकि इन्हें बंगाल में जो इन्होंने अपने लोगों को लगा रखा था, पूरे संसाधन जोड़ रखे थे, इन्हें लगता था कि बंगाल में हम सत्ता में आ जाएंगे, असम में सत्ता में आ जाएंगे। पूरे देश के 10 लाख से ज्यादा, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं आपको चैनल पे कह रहा हूँ, आपके चैनल के 10,000 से ज्यादा तो इस छोटे से राज्य से जा रखे वहाँ, 10,000 से ज्यादा का पूरे देश से 10 लाख से ज्यादा लोग इन्होंने वहाँ ले जाने का काम करे। क्या पूरे देश के अंदर कोरोना नहीं फैलाएंगे? आप एक तरफ तो कहते हैं कि कुंभ नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की सनातन आस्था जो है उसकी व्यवस्था आप तो कर नहीं पाए 3 सालों में। आपकी सरकार यहाँ 4 साल से बैठी हुई है, वो तो सो रखी थी कुंभकर्ण की नींद, लेकिन आपको चुनाव कराने आप हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट नहीं खोल पाएंगे, वहाँ आप रावल को क्वारंटीन नहीं करा पाएंगे, आप कुंभ को जो 12 साल में आता उसको ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। लेकिन टीवी चैनल पे आप कहेंगे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और उसके अलावा स्वयं हजारों की भीड़ में जाने का काम करते हैं। तो जनता भी तो देखती है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों की स्थिति ये हो गई आज के लोग कह रहे कोरोना से मरना है, उससे हम भूखे मर रहे, उससे अच्छा कोरोना से मरे। उस जनता को हम 2,000 4,000 रुपए का फाइन लेने का काम है जो 200 की तैयारी करते। इस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है आप ये बताने का काम। एक मजदूर की दिहाड़ी 19 रुपया जोड़ी जाती है, उस मजदूर से उम्मीद करें हम कि वो 2 गज की दूरी भी रखे। अभी तो हालात ऐसे हो गए हैं सर, अभी तो हालात ऐसे हो गए हैं सर कि हम बस लोगों की जान बचा लेना वही बहुत है। इस स्थिति में हम आ चुके हैं, अभी भी हम तस्वीरें दिखा नहीं पा रहे हैं हकीकत चल क्या रहा है। तो अभी तो ये है कि प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा प्रति व्यक्ति जान बच जाए ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी की जान बची रहे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी सुखद नहीं है, वो सिर्फ चिंता बढ़ाने वाली है। विजेंद्र सिंह सोलंकी जी बताइए। मैं देखिए आपको एक कहावत आपने सुनी होगी, हिंदी भाषी आप भी, कि कांग्रेसियों का जो आलम है, जो हाल है वो ये कि जैसे एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, यानी कि वो उस खंबे को नोच रही है जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पूरे देश की जनता का मूड पूरे पीछे जो हो चुके इलेक्शन से, वो चाहे दोनों लोकसभाओं के हों चाहे अलग अलग राज्यों में हो, यानी कि 90% से ज्यादा लोग मोदी जी और उनकी पॉलिसियों के साथ है, एनडीए की पॉलिसियों के साथ है। वो वोट उसका प्रमाण है कि एक लोकसभा सीट 5-5, 7-7 लाख के अंतराल से जीती है। लेकिन इन कांग्रेसियों की समझ में केवल ये अनर्गल बातें विचार चुके, इन पे कहने के लिए करने के लिए वास्तव में विजेंद्र जी आपका पूरा जवाब लूंगी सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ
दर्शन दीदारे कर रहे हो। ये वो पवित्र स्थान है जिस स्थान के ऊपर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर 2 साल तो उपर गुरु जी इत्थे रहने ਅਤੇ गुरु साहिब जी ने समूह संगतां नूं परमात्मा दे नाल जोड़ना कीता, भजन बंदगी इस जगह ते कीती। सो गुरु तेग बहादुर जी दे पावन चरनां दीयां खड़ावां जो मेन गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नानकशाही नीर खेत रोड शाहबाग ढाका विखे पईयां ने। सो गुरु साहिब जी दी हथ लिखत बेड़ जिसनूं सुनहरी बीड़ भी कहा जाता है वो भी गुरुद्वारा नानकशाही विखे सुशोभित है। संगतां नूं बेनती है कि इन्हां पवित्र स्थानां दी आके यात्रा करो ਅਤੇ अपना जीवन सफला करो। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए विजेंद्र जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। आप कह रहे थे कि पीएम मोदी जो हैं काफी प्रसिद्ध हैं, या यूं कह लीजिए सभी का वोट उन्हीं को जाता है, सभी उनके समर्थन में है और विपक्ष का कोई अब आधार नहीं रह गया है। बताइए इसके आगे क्या, कोरोना से इसे किस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए कोरोना के बारे में जो मैंने शुरू में कहा है तो उसका यही एक इलाज है कि ज्यादा से ज्यादा जांचें, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और परिस्थिति आने पर उचित ट्रीटमेंट। इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर ये जन जागृति जन जागरण हम लोग नहीं कर पाएंगे, देश के लोग एक दूसरे को नहीं कन्वे कर पाएंगे, नहीं उसको प्रमोट कर पाएंगे, तो परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर तो सबको नजर आ रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी के बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी की सभा के कैंसिलेशन के बारे में सज्जन हमारे साथी कह रहे थे, कांग्रेसी को वहां रखा क्या है कांग्रेस में भाई? मैं तो यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मस्तिष्क ने बहुत बार सोच के निर्णय लिया है कि देश के लिए सितारा साबित हुए राजीव गांधी। जब से ये गयासुद्दीन गाजी की पीढ़ी जो चली थी और वो उसके बाद ये और उसके बाद मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर ये वो, तो ये ऐसी पीढ़ी का हिस्सा आया है कि जिसने कांग्रेस को डुबा के रख दिया गर्त में। और कांग्रेस डूबने का मतलब है कि लुटेरों से इस देश को मुक्ति मिली। जो शासन में 60-65 वर्ष तक जो लूट करते रहे, खतरोट करते रहे, तिजोरियां भरते रहे, विदेशों में संपत्ति बना रहे, उनसे छुटकारा मिला इसके नेतृत्व में। मैं तो इसे कभी कभी एकांत में सोचता हूँ सितारा कोरोना से इसका क्या लेना देना है सोलंकी साहब? इसका लेना देना है कि सेवा भाव तो इनके अंदर न कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो और अदर्स हो, उनमें सेवा तो कोई भाव है नहीं। सेवा देखिए, पिछले लॉकडाउन में भाजपा ने, हमारी पार्टी ने सेवा कार्य किए कि नहीं किए, आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि कितने शिविर लगे, कितना भोजन बांटा गया, कितनी लोगों की मदद की गई, कितनी दवाई मुहैया कराई गई, जूते चप्पल तक मुहैया कराए गए। तो सेवा कार्य इस संगठन को करना आता है और सेवा कार्य करके ये संगठन, बीजेपी नाम का संगठन यहाँ तक पहुंचा है कि आज शिखर पे है। 325 से ज्यादा सीटें हमारी है। जनता हमारी पॉलिसीज को लाइक कर रही है, इसलिए वो हमें प्रमोट कर रही है, हमारी पार्टी को प्रमोट कर रही है, हमारे गठबंधन को प्रमोट कर रही है और आज उसका परिणाम आ गए है। लेकिन बाकी लोगों पे कुछ बचा नहीं है करने के लिए, करते कुछ है नहीं, सिवा वो जवानी जमा खर्च करना है, उसको लेके अपना कहीं टीवी डिबेट है तो कहीं कुछ और है। अरे भाई, जहां लाखों लोग आ रहे हैं तो समझिए क्या रुख है जनता का, मूड क्या है। उनकी सभा में हजारों में भी लोग नहीं रह पाते। कहां से वो चार चरण का चुनाव होने के बाद तो श्रीमान बंगाल पहुंचे, बंगाल दर्शन के लिए, जैसे उनके दर्शन करने के लिए या उन्हें वहां के लोगों के दर्शन करने से 4 चरण का संपन्न हो गया। तब राहुल गांधी वहां बंगाल पहुंचे और एक चुनावी सभा में जाके कह दिया कि भाई कोरोना है, मैं सभा नहीं करूंगा, ये चुनावी हथकंडे हैं, चुनावी स्टंट है
और ये एक तरह से नासमझी की बात है। ये सारे फैसले चुनाव आयोग के होते हैं। चुनाव आयोग के फैसलों के तहत ही सारा देश, सारे चुनाव, सारा सिस्टम आगे बढ़ता है चुनाव से संबंधी। वो हो रहा है, उसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। अब जबरदस्ती पब्लिक कोरोना के खतरा को भापने के बाद, जानने के बाद भी वो इतना ज्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं इस पार्टी से, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? भाई चुनाव आयोग है, वो रद्द कर दे, चुनाव कैंसिल कर दे। भाजपा ने क्या मना किया है? एनडीए ने क्या मना किया? केंद्र सरकार ने कहा मना किया है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास में इसी तरह के अनर्गल बातें, अनर्गल वक्तव्य के सिवा कुछ बचा नहीं है। और देश अपनी तरफ, विकास की तरफ, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की तरफ वास्तव में तेजी से बढ़ रहा है। और तमाम देश के लोग, देश की जनता इसको खुली आंखों से देख रही है। बस चंद लोग हैं अभी तो फिलहाल देश की जनता खुली आंखों से अपने आगे बहुत कुछ देख रही है सर, कि किस तरीके से अब हम अभी इस स्थिति में आ गए हैं कि एक बार फिर से रोजगार छिनने की स्थिति में आ गए हैं। जिन लोगों के घरों में अभी कोरोना फैला हुआ है वो खुली आंखों से मौत सामने देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को देख रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी। अरे हम लड़े ही कब थे अस्पतालों के लिए? सही बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, ये गलती इस देश की जनता की है जो हमेशा से गलत मुद्दों पर वोट देती आई है, गलत मुद्दों पर लड़ती आई है। हम लड़े ही मंदिर मस्जिद के लिए थे, शायद अस्पतालों के लिए लड़ लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये स्थिति हमने खुद पैदा की है और इसलिए अभी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। बताइए लखपत बटोला जी। पहले तो मैं आपसे एक चीज क्षमा के साथ कहना चाहता, आप इस तरह की बकवास कैसे चैनल पे लागू कर सकते हैं कि कहे गए आपको की ये बताओ, जिस तरह की बकवासी भाजपा के नेता कर रहे हैं, इस तरह की क्या चैनलों पे बातें चलेंगी? इस तरह की झूठी फर्जी बातें जो कह रहे गयासुद्दीन के औलादे फलाने, ये जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू 1880 में 50,000 रुपया एक हेरिंग का लेता था, देश का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे ज्यादा संपत्ति इस देश को उन्होंने दान दी है आजादी। जवाहरलाल नेहरू गुलाम हिंदुस्तान आजादी का सबसे बड़ा करोड़पति था, अरबपति था। उन्होंने देश की आजादी के लिए वो 14 साल से ज्यादा जेल रहे। इनकी तो नहीं कि अंग्रेजों से माफी मांगते हुए घूमते फिरे, अंग्रेजों से दल्ले बनते घूमते फिरे। मैं एक बात सुन लीजिए, इस देश को ये भारत माता को बनाने 528 सियासतों को मिला के कांग्रेस ने भारत माता बनाई है। ये वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते थे, जनमन का स्वीकार नहीं करते थे। हिंदुस्तान सुन लीजिए, नहीं इनकी बकवास नहीं सुनी जा सकती है। ये जिस तरह दे दिया ना आपने उनका जवाब। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को लीड प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप बताओ क्या देश की स्थिति पर -24% GDP चले गई। 47 साल में सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा रोजगार, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा और इस देश में 37-80 देश के बेच दिए। इस तरह की जो बातें की जा रही, इस तरह की आप कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से देश की स्थिति, देश आगे बढ़ रहा है? क्या आपने देश के लिए क्या हिंदुस्तान को आप आदम युग में ले जाने का काम करें? आज आदमी भुखमरी पे आ रहा है। लॉकडाउन के अंतर्गत आप जानते कितने लोग सड़कों पे पड़े? नोटबंदी से कितने लोग सड़कों पर पड़े? GST से उत्तराखंड में एक व्यापारी ने भाजपा के ऑफिस के अंदर एक मंत्री के सामने आत्महत्या की है। ये शर्म की बातें होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से देश पहले है, देश के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारा यदि एक आदमी, एक आम आदमी, यदि गरीब आदमी भूखा मर रहा है, यदि हमारे आदमी कोरोना के लिए तड़प रहे हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, अरे मरे हुए आदमी को संतान नहीं मिल रहे हैं, तो शर्म करनी चाहिए हमें देश के देश को जो लीड करें, जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब वो राहुल गांधी पे आरोप लगाने का काम करे, विपक्ष पे आरोप लगाने का काम करे। आपको दुख किस बात का है लखपत जी की कांग्रेस के बारे में बुरा कह दिया, राहुल गांधी के बारे में बुरा कह दिया, या दुख इस बात का है कि अभी सरकार देश की जनता के बारे में नहीं सोच रही है, अभी ऑक्सीजन के बारे में हमारी सरकारें नहीं सोच रही है, अभी हॉस्पिटल में बेड की कमी के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं? इस बात पर आप लड़ रहे हैं या इस बात पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर सवाल क्यों खड़े कर दिए? हमेशा राजनीतिक स्वार्थ, हमेशा निजी स्वार्थ, क्यों? व्यक्तिगत आरोप लगाने ठीक नहीं। ये व्यवस्थाओं पे बात की जाए, मैं व्यवस्थाओं पे बात कर रहा, लेकिन जिस तरह से झूठी बात और बकवास ये लोग करते हैं, झूठी बातें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढने का काम राहुल गांधी के पीछे भी कर रहे हैं लोग। इस देश को आजाद बनाने में जितना बड़े नेहरू परिवार का योगदान है, क्या कोई भुला सकता है इसको? तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये नेहरू परिवार, गांधी परिवार अब देश को कोरोना मुक्त करने के लिए भी अपनी भूमिका निभाए। जिस तरीके से आपने अंग्रेजों से मुक्त किया, वैसे ही मैं उम्मीद करती हूं कि अब कोरोना मुक्त करने के लिए भी नेहरू परिवार, गांधी परिवार आगे आए, कांग्रेस पार्टी आगे आए और सारी बात ये कहकर ना टाल दी जाए कि राज्य सरकारें क्या करेंगी जब तक केंद्र सरकार मदद नहीं देगी। मैं ये उम्मीद करती हूं सर, ताकि भविष्य में आप ये बता पाएं कि पहले हमने अंग्रेजों से मुक्त कराया, फिर हमने कोरोना से मुक्त कराया। बाकी केंद्र सरकार देख लेगी कि वो
खुद से क्या कर पाते हैं। चुनाव लड़ने हैं तो चुनाव लड़िए, लेकिन देश की जनता को भी देखिए। समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को रोकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो देश में कोरोना से हाहाकार इस समय मचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो हालात पूरी तरीके से हाथ से निकल चुके हैं, बेकाबू हो गए हैं, उन्हें सरकार किस तरीके से एक बार फिर से कंट्रोल में कर पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।